नमस्कार। आप देख रहे देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। मैं अमूमन आपको ऐसे उत्तराखंडियों से मिलाता हूं जिन्होंने अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई है। मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूं उन्होंने दिल्ली में अपना कारोबार बंद किया और वापस उत्तराखंड आकर उन्होंने 1.5 हेक्टेयर में 3,000 एप्पल के पौधे लगाए और आज वो पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने एक कामयाब एप्पल फार्मिंग का मॉडल रानीखेत के बिलखेत में तैयार किया है। उनका नाम है गोपाल उप्रेती और मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आपका कैसे आपके मन में ख्याल आया कि दिल्ली से उत्तराखंड वापस चलना है और वहां जाके एप्पल फार्मिंग करनी है? धन्यवाद। नमस्कार भट्ट जी, आपने हमें देवभूमि डायलॉग में बुलाया और जब आपने पूछा कि कैसे मन में मेरे ख्याल आया कि मुझे एप्पल फार्मिंग शुरू करनी है, तो मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है। ऊपर वाले ने ही मेरे को यहाँ पे भेजा है। उसका कारण ये है कि पहले मेरे मन में भी यही धारणा थी कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता है। जिस तरह से और लोग पलायन कर रहे हैं, मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी करते थे। वो भी हमें दिल्ली की ओर ले गया। हमें 5वीं तक मैं यहीं पढ़ा लिखा, खेती भी करते थे, बचपन में बहुत छोटे थे। उसके बाद हम भी दिल्ली चले गए थे और एक आम धारणा थी कि पहाड़ में कुछ नहीं होता, ऐसी धारणा मेरे अंदर भी थी। लेकिन ये प्रभु का आशीर्वाद, गोलू देवता का आशीर्वाद है कि मुझे कहीं ना कहीं एक बार फ्रांस, यूरोप की यात्रा करने का मौका मिला। मैं जब फ्रांस में गया, वहां पर जब मैंने देखा, और मुझे फ्रांस में लोग शहरों में, पेरिस वगैरह में घूमते हैं, मैं फ्रांस के गांव में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे इंसान होते होंगे जो विदेश यात्रा तो करते हैं, लेकिन वहाँ के गांव, वहाँ के खेत खलिहान, नर्सरी में बहुत कम लोग जाते होंगे। तो शायद प्रभु ने मुझे वहां भेजा। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि हमारी जो वेजिटेशन है उत्तराखंड की या मेरे रानीखेत की, वो बिल्कुल सेम है फ्रांस के उस एरिया की। और वहां पे वही आड़ू, प्लम, खुमानी, घिंगारू और हमारे जो ये बेड़ू, सभी अखरोट, सारी चीजें वहां हो रही हैं। तो मेरे मन में एक सवाल मेरे को झकझोर दिया वहां पे, जब फ्रांस में ये चीजें हो सकती हैं तो मेरे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने वो सारी चीजें अपने दिमाग में रिकलेक्ट करी जो हमें बताया जाता था, हमें कहा जाता था कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया। पहला सवाल तो यही आया कि यार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहले बहुत बर्फबारी होती थी, अब बर्फबारी बंद हो गई, इसलिए एप्पल की फार्मिंग यहाँ पे बंद हो गई। तो मैंने गूगल चेक किया तो उस वक्त फ्रांस का टेम्परेचर 22 डिग्री था अक्टूबर के महीने में 2013 में। और जब मैंने फिर रानीखेत का चेक किया तो 20 डिग्री था। तो ये सवाल मेरे मन में बहुत क्लियर हो गया था कि क्लाइमेट चेंज का कोई असर नहीं है। जब 22 डिग्री 20 डिग्री तकरीबन बराबर यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे ये चीजें हो सकती, तो मेरे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? तो वो एक मन में लालसा थी। उसके बाद फिर मैं और जगह गया, फिर मैं हिमाचल गया, फिर दोबारा वहां गया और मैंने मन में ठान ली कि मेरा टेम्परेचर बिल्कुल यहाँ से मिलता जुलता है, चाहे वो नीदरलैंड का टेम्परेचर, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का हो। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे सेब की बागवानी करूंगा। तो ये मेरे मन का, या ये कहिए कि ऊपर वाले ने एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने सेब की बागवानी यहाँ पे शुरू करी। और पूरा विश्वास मेरे को हो गया था कि जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास था कि यहाँ पे एप्पल फार्मिंग होगी। मेरे इलाके में बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे एप्पल का फार्म नहीं है। लोग मुझे शुरू शुरू में बोलते थे कि ये बेवकूफ आदमी है, आड़ू लगा लेता, प्लम लगा लेता, खुबानी लगा लेता, क्लाइमेट चेंज होगा, सेब लगा रहा है। तो आज देखते देखते यहाँ पे पता नहीं कितने किसानों ने एप्पल फार्मिंग शुरू कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मुझे ये बताइए, आनंद कहाँ ज्यादा है, दिल्ली में या रानीखेत में? देखिए, आनंद तो आपको पता है ये देवभूमि है, इससे बड़ा आनंद तो कहीं मिल ही नहीं सकता। और खास तौर पर देखिए, एक, जब आप जैसे कोई माँ बाप को सबसे बड़ा आनंद होता है कि जब उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं, या बच्चे उनकी परवरिश करते हैं, या वो बच्चों की परवरिश करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एक दूसरे से अटैचमेंट होता है। तो उसी तरह जब मैंने 3,000 पेड़ लगा लिए, भी मेरे बच्चे की तरह हैं, तो अब मेरी मॉरल ड्यूटी भी बन जाती है। मुझे लगता है मैं इनसे नहीं मिला, तो जो मुझे आनंद यहाँ पे मिलता है इन पेड़ों के साथ, वो मुझे पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता। दिल्ली तो बहुत छोटी है। थोड़ा बताइए, ये वैरायटी कौन सी है जो एप्पल हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं? आपके ये जो 1.5 हेक्टेयर में आपने 3,000 पौधे लगाए, मैं आप पीछे मत मुड़िए, मैं अपनी आपके पहले ही विंडो में बहुत सारे विजुअल चल रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या दूसरे लोग भी इसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो है मेरे पास, हमने क्या किया, मैंने जब वहां पे मैं पूरा देख के आया दुनिया के अंदर, जब मैं पहले, तो आपने वैरायटी पूछा, ये स्कारलेट 2 है और अभी 1 महीने में तैयार होगा और ये सीडलिंग पे है। आजकल 2 तरह के चल रहे हैं, जैसे बाहर के उत्तराखंड में भी या दुनिया के अंदर, एक रूट स्टॉक्स होते हैं, एक सीडलिंग्स होते हैं। तो मैंने दोनों तरह का प्रयोग किया, सीडलिंग पे भी किया, रूट स्टॉक पे भी किया। वो इसलिए किया क्योंकि मेरे मन में साफ था कि ये एक दिन ये सेब की बागवानी पूरे प्रदेश के आर्थिकी का कारण बनेगा, पलायन को रोकने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए मैंने एक
दोनों चीजों का प्रयोग किया, रूट स्टॉक पे भी बगीचा लगाया और सीडलिंग पे भी लगाया। आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे होंगे सीडलिंग पे है। तो ये एक प्रयोग है, दोनों प्रयोग काम, जहाँ पे पानी है वहां पे सीड हम रूट स्टॉक का प्रयोग करते हैं, जहाँ नहीं है, जहाँ पर रेनफेड एरिया है वहां पे हम सीडलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। और सीडलिंग और रूट स्टॉक दोनों के रिजल्ट, बल्कि मैं तो कहूँगा रूट स्टॉक से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट सीडलिंग के हैं। ये पौधे हम हिमाचल से लेके आए और हमारे पास जो वेराइटीज है वो सारी लेटेस्ट वेराइटीज हैं, चाहे वो जेरोमाइन हो, किंगरॉट हो, स्कारलेट हो, ऑर्गन 2 हो, और रेड स्पर्ट डेलिशियस हो, गेल गाला हो, रेड डार्क बैरन गाला हो, मिच गाला हो, ग्रैनी स्मिथ हो, सारी लेटेस्ट वैरायटीज हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और आप देख रहे होंगे बहुत अद्भुत यहाँ पर ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है वो ये है, ऑर्गेनिक जो सेब की हम खेती कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के किसानों यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, मैंने ये ठाना था कि हो सकता है, क्योंकि अभी सेब की बागवानी के लिए हमारे पास यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे बहुत लोग इसकी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल। फार्मिंग करने के लिए अगर हम पूरे क्लस्टर के रूप में फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, एक किसान से दूसरे किसान को उसकी मदद मिलती है। तो थोड़ा सा मैं पॉलिनेटर मेरे लिए एक चैलेंज था, तो इसलिए हमने कहा अगर शुरुआती दौर में अगर हमारा प्रोडक्शन कम भी होता है हिमाचल के तुलना में या यूरोप की तुलना में, वहां पे प्रति जो हेक्टेयर है वो 80 टन का प्रोडक्शन का होता है यूरोप के अंदर, हिमाचल के अंदर ये भी 40-50 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। तो हमने कहा अगर हम 20-30 टन प्रति हेक्टेयर भी अगर उत्पादन लेते हैं और अगर हम इसको ऑर्गेनिक कर देते हैं तो मैं समझता हूँ यूरोप को भी टक्कर दे सकते हैं और हिमाचल को भी टक्कर दे सकते हैं। और यही मैंने किया। ये सबसे कि उत्तराखंड का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सेब का बगीचा ये है। इसका नतीजा ये है कि आज की डेट में ये हिमाचल से भी महंगा हमारा सेब बिकता है, 250 से 300 रुपए किलो। तो यही उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है जी। हम पलायन को रोकना चाहते हैं यहाँ की, अगर हम किसान को समृद्ध बनाना चाहते हैं हमको जैविक की ओर जाना होगा, ऑर्गेनिक की ओर जाना होगा, जिसमें कम जोत कम उत्पादन के बावजूद भी हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। थोड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताइए सर, जो आपने ये एप्पल ऑर्चर्ड लगाया है। देखिए, मैंने बोला कि दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रूट स्टॉक की आएगी 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है, चाहे अगर हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, नीदरलैंड की बात करें। हिमाचल के अंदर ये जो है परंपरागत जो हमारी खेती होती थी सीडलिंग पे, वो 30 से 40 टन, बहुत अच्छे जो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं वो 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारा जो ये टारगेट है कि हम भी कम से कम 50 से 60 टन आने वाले अभी हम 20 टन के आसपास तो अभी पहुंच गए हैं, 3 साल बाद हम 50 से 60 टन को क्रॉस करेंगे, यानी कि प्रति हेक्टेयर हम यूरोप के आसपास होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि मूल्य की दृष्टि से या मुनाफे की दृष्टि से हम उनसे अधिक होंगे यूरोप की तुलना में भी, वो इसलिए अधिक होंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं और हमें दाम ज्यादा मिला। उनका सेब 150 रुपए बिक रहा, तो हमारा 250 रुपए किलो बिक रहा है। तो अगर हम मूल्य की दृष्टि से बात करें तो उनसे ज्यादा हमारे को फायदा होगा यूरोप से भी। गोपाल जी, तो ये पूरा पोटेंशियल पूरे उत्तराखंड के अंदर। आप अपने अनुभव से बताइए कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर क्या ज्यादातर लोग इसे आजीविका के रूप में अपना सकते हैं जिनके पास लैंड है? सर, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही गारंटी के साथ मैं आपको उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा, और मेरा एक नारा भी है, उससे आप पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि आपको अमीर बनना है तो पहाड़ आइए, नौकरी करनी है तो महानगरों में जाइए। 1 हेक्टेयर से 1 करोड़ रुपए उत्पादन हम कर सकते हैं। ये पहाड़ की भूमि में इतनी क्षमता है, बशर्ते कि हमारे किसान को सही से ट्रेनिंग मिले, प्लांटिंग मटेरियल ठीक सा मिले और मार्केट वो ठीक से कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम हिंदुस्तान के सबसे अमीर किसान बन सकते हैं। देवभूमि में इतना कहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। और किसी को अगर विश्वास नहीं है तो आके देख ले, उसका शायद आंख खुल जाएंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ, जो दावा कर रहा हूँ, उसमें कितना दम है। थोड़ा बताइए ना, आपकी जो इनकम हुई उसके बारे में भी लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि साहब आपने फार्मर को दिखाया, उसकी कामयाबी को दिखाया, उनकी कितनी इनकम होती है, ईयरली इनकम, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, शुरू के 5-6 साल बागवानी के अंदर थोड़े संघर्ष के होते हैं। उसमें समझ लीजिए कि टाइम भी और पैसा भी आपको इन्वेस्ट करना होता है। और अगर आप टाइम और पैसा अगर शुरू के 5-6 साल अगर ढंग से इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद कमाई की कोई लिमिट नहीं है। आज हम लोग ब्रेक इवन पे आ गए हैं। हमारे फार्म के खर्चे प्रति वर्ष 10 से 15 लाख हैं, तो हम पिछले साल ही इसको क्रॉस कर चुके हैं। इस बार हम कम से कम सूखा पड़ने के बावजूद भी, और आपको पता है कृषि और बागवानी बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करती है, तो इस बार मौसम पहाड़ों में बहुत जगह सूखा पड़ा, उसके बावजूद भी हम 25 से 30 लाख को टच करेंगे। यानी कि हमारे जो खर्चे निकालने के बाद
हम उससे ज्यादा कर रहे हैं तो आने वाले समय में 2 या 3 साल बाद हम इसको 60 और 70 लाख पे क्रॉस कर जाएंगे। और ये बहुत ही मतलब मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कहीं से कहीं। थोड़ा ये बताइए, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उत्तराखंड का, वो किस तरह से आप लोगों की मदद जी करता है? देखिए, आपने बड़ा अटपटा सवाल पूछ लिया। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की जहां तक बात है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं, ये सच है किसानों के कल्याण के लिए बहुत एक से एक अच्छी योजनाएं आई हैं, लेकिन जब विभाग में बैठे हुए अधिकारी धरातल पर उनको ठीक से उनका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो उन योजनाओं का क्या फायदा। और रही बात डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या ठीक है, बहुत सारी योजनाओं में सरकार पैसा दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन जहां तक एक बागवान के लिए, किसान के लिए जो चाहिए सर, अगर मैं कहूं आज एक नया बागवान आता है, उसको सबसे पहली समस्या आती है, अगर वो जैविक करता है, जैविक खाद मिलनी चाहिए उसको, जैविक फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, जैविक फफूंदनाशक मिलना चाहिए, जैविक कीटनाशक मिलना चाहिए, प्रूनिंग का समय उसको प्रूनर मिलना चाहिए। और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से, हो सकता है मेरी बात सरकार तक भी पहुंच जाए, बहुत अच्छा होगा, इस प्रदेश का कल्याण होगा। सरकार के पास प्रूनर भी नहीं है, कई बार तो मैं ट्रेनिंग देता हूं इन लोगों को, कई बार तो हम ट्रेनिंग देते हैं। और रही बात जैविक की सर, 21 साल इस प्रदेश को, 22 साल प्रदेश को बने हुए हो जाते हैं, हमारे पास कोई जैविक ढंग का कोई फफूंदनाशक नहीं है, कीटनाशक नहीं है। जहां तक उसकी क्वालिटी का सवाल है, हमारे पास कोई लैब भी नहीं है टेस्टिंग की। आज भी हमें लखनऊ में या गाजियाबाद में उन प्रोडक्ट को टेस्ट करने ले जाता, जो विभाग के द्वारा जो चीज आती है, बहुत ही उनको यूज करते हुए भी बड़ा डर लगता है। तो ये स्थिति तो विभाग की है। हालांकि सरकार पैसे देने में कोई कसर नहीं कर रही है। अगर हॉर्टिकल्चर विभाग में सही ढंग से लोग काम करें और अधिकारी जो लोग हैं या जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, तो निश्चित रूप से कायापलट हो सकते हैं। बस इतना ही थोड़ा सा करने की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, खूब पैसे आ रहे हैं, एक से एक योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना किसान उनको अपनाने में ही डर रहा है। आज मैं कहूँ एप्पल मिशन में मेरे यहाँ आ जाओ, किसान यहाँ दे रही है, बहुत किसान यहाँ पे है कि लेते ही नहीं, कहते यार हम नहीं ले रहे हैं इसको। तो ये जो ट्रस्ट है तो विभाग को ही बनाना पड़ेगा किसानों के बीच में ना। अगर कोई युवा साथी उत्तराखंड का एप्पल मिशन के जरिए बागवानी करना चाहता है, एप्पल फार्मिंग करना चाहता है, आप उसको क्या सलाह देंगे? आपने एक बहुत अच्छा मेरे मन का सवाल पूछ लिया। पहली सलाह तो मैं दूंगा, जो एक कैरियर के रूप में और कमर्शियल फार्मिंग के रूप में जो युवा बागवानी को अपनाना चाहता है, तो मैं उसको, मेरी सलाह यह है कि उसको सरकार के, खासतौर पर उत्तराखंड के किसी सरकारी संस्थान या बगीचे या गार्डन में जाने की बजाय प्रोग्रेसिव फार्मर के पास जाना चाहिए। अगर वो प्रोग्रेसिव फार्मर के बगीचे में जाएगा, उसका उत्साहवर्धन होगा, जो उसके इरादे हैं उनको बल मिलेगा और निश्चित रूप से बागवानी करेगा। अगर डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे एक चीज़ और बताइए कि मैंने जिस जगह से आप आते हैं कि साहब, वो तो हमेशा से जाना जाता है कि हॉर्टिकल्चर के लिए 1925 और उसके बाद शायद 52-54 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने हॉर्टिकल्चर का पूरा सेक्रेटेरिएट रानीखेत में बना दिया था। ये वर्क कैसा कर रहा है? ये वहां पर पहाड़ों में मदद कर रहा है, ये जो पूरा निदेशालय है वहां पर? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जहां तक रानीखेत की बात है, रानीखेत एक ऐसा क्षेत्र है, चौबटिया, आजादी से पहले ये एशिया का सबसे बड़ा टेम्परेट फ्रूट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुआ करता था। और 1932 में हिमाचल यानी अंग्रेजों ने इसको टेम्परेट फ्रूट का रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे रानीखेत चौबटिया को बनाया था। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, मुझे बहुत खुशी होती है इसका इतिहास बताते हुए, एक और बता दूं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो नेपाल हो, हमारे पड़ोसी राज्य तिब्बत हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, इनमें भी जो रिसर्च हुई है, यहाँ के किसानों ने जिस आविष्कार को अपने खेतों में अपनाया, ये बता दूं कि ये आविष्कार सारे के सारे रानीखेत में हुए, चौबटिया में हुए। चौबटिया में जो आविष्कार हुआ, अगर हम कहें, हम लोग प्रूनिंग किसान लोग करते हैं, और प्रूनिंग के बाद हम चौबटिया पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पूरे भारत और दुनिया के किसान करते हैं, उसका आविष्कार हमारे चौबटिया में हुआ। उसका आविष्कार हिमाचल में नहीं हुआ, उसका आविष्कार के जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। ये जरूर बात है, आज क्वालिटी का सेफ प्रोडक्शन हिमाचल कर रहा है, और उत्पादकता में सबसे अधिक जो बड़ा राज्य उत्पादन करने वाला वो कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल है, तीसरा हमारा राज्य है। लेकिन अगर हम कहें कि किसान को किस राज्य ने क्या दिया है या दुनिया को क्या दिया है, वो रानीखेत चौबटिया ने दिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज चौबटिया अपने मरणासन पे है। हम लोगों को बोलते हैं वहां मत जाना, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिसने दुनिया को दिया हो, जिसकी वजह से कश्मीर बना हो, जिसकी वजह से हिमाचल बना हो। पहला जब हिमाचल बना 1971 में, वहां के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे YS परमार,
उन्होंने सारा का सारा प्लांटिंग मटेरियल जो है चौबटिया से लिया। तो ये बात कहना कि उत्तराखंड में आज उत्तराखंड का किसान उत्तराखंड के नाम से सेब बेचने को घबरा रहा है, वो हिमाचल के टैग लगाता है, हिमाचल एप्पल के नाम पे सेब मंडी में भेज रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा इतना गौरवशाली हिमाचल का नहीं रहा। मैं तो कई बार बोलता हूं, आपने क्या दिया? आपने सेब उत्पादन कर रहे हो, उसका लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन हमने जो दिया उसका लाभ तो आप भी ले रहे हो। हमने आपको आविष्कार करके दिए हैं चौबटिया से, रानीखेत से। तो आज जरूरत है, आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, चौबटिया का जो गौरवशाली इतिहास है, जब तक उस इतिहास को दोबारा से जीवित नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रदेश में बागवानी जीवित नहीं हो सकती, तब तक इस प्रदेश के नौजवान को आप बागवानी से नहीं जोड़ सकते। ये फैसला आपको करना है। आपको लगता है कि पलायन रोकने में एप्पल फार्मिंग एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? ये भी आपने बहुत अच्छा, मैं आपको कहूंगा, आज पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, हिंदुस्तान के ही नहीं, अगर आप उस पर सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि टॉप 10 रिचेस्ट फार्मर ऑफ एशिया, तो उसमें से 3 निकलेंगे हमारे भारतवर्ष के, और उन 3 में से भी जो 3 किसान होंगे वो एप्पल फार्मिंग करने वाले होंगे। इससे ज्यादा मैं कोई सबूत नहीं दे सकता कि एप्पल फार्मिंग में कितना बड़ा स्कोप है। आप समझ सकते हैं, इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इसको सेब को फलों का राजा कहा जाता है। तो ये भी हमारा सौभाग्य कि हम इस देवभूमि में पैदा हुए हैं, जहाँ बर्फबारी होती है, जहाँ हिमालय है, तो इसका हमको फायदा उठाना चाहिए। इससे ज्यादा कोई भी ऐसा पलायन, रोजगार, अमीर बनने का कोई साधन नहीं हो सकता। अगर मैं दिल्ली से छोड़ के आया, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि यहाँ पर आया हूँ, तो कुछ समझ के ही हैं, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है सेब की बागवानी से। एक और बात मैं आपसे आखिर में जानना चाहता हूं, क्योंकि हम हजारों करोड़ रुपए ईयरली खर्च करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से। आपको लगता है कि ग्राउंड में वो रियलिटीज दिख रही हैं? आप इतने लोगों से मिलते? सर, मैंने जो आपको पहले ही कहा था, अगर कोई नौजवान आता है तो उसको सरकारी संस्थान नहीं दिखाना। वो इसलिए नहीं कहा था कि हमारा कोई सरकार से देशभाव, हम तो सरकार से प्रेम करते हैं, हमारी खुद की सरकार है। लेकिन ये मुझे आपसे मैं सवाल पूछता हूं, एक भी गार्डन का नाम बता दीजिए, एक भी संस्थान का नाम बता दीजिए जिससे युवक प्रेरित होगा। मैंने क्यों बोला कि किसान पर्सनल जो प्रोग्रेसिव फार्मर उनके पास ले जाओ, क्योंकि उन्होंने मॉडल स्थापित कर रखे हैं, उसको देख के उसका आत्मबल बढ़ेगा। सरकारी संस्थान में तो आत्मबल गिरेगा। यही तो सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। हम क्यों इसको खुलेआम बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं? क्योंकि आज पलायन, युवाओं को रोजगार हमारे उत्तराखंड की एक प्रमुख समस्या है, और ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमें सच्चाई का सामना करना होगा और सच अपने युवाओं को बताना होगा, जबकि इतना पोटेंशियल होने के बाद भी हम नौकरी कर रहे हैं। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकार हो या व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है। और मैं जो इसलिए बोल रहा हूँ, प्रोग्रेसिव आज उत्तराखंड की ये स्थिति हो गई है, हम सबको आगे आना होगा। अब सरकारों के बस की बात नहीं है। अगर पलायन को रोकना, अगर युवाओं का मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, दूसरा सरकार नहीं कर सकती। सरकार कर सकती है, तब कर सकती है जब हमारे जैसे लोगों के पास सरकार आए, प्रोग्रेसिव किसान के पास आए। अरे यही तो हिमाचल में हुआ। वाईएस परमार भी तो प्रोग्रेसिव फार्मर के पास गए। वहां सैमुअल स्टोक था, विद्या स्टोक के फादर, वाईएस परमार उनके पास गए, उन्होंने सेब की बागवानी को देखा। तो हम ऐसी हमारी सरकार क्यों नहीं करती? आखिर सरकार का पास एक भी मॉडल दिखाने को नहीं है। चौबटिया से ज्यादा उत्पादन आज मेरे पास है, मुझे बड़ा फक्र होता है। तो मैं कैसे मान लूं? तो मैं कैसे कह दूं कि चौबटिया जाना चाहिए, जबकि वहां कुछ नहीं हो रहा है? गोपाल जी, एक वहां और भी बात 3 मैं लाख 4 जानना लाख चाहता हूं। होता आपने है, 20 कहा, से 25 लाख में मेरा सेब बिकता है। आपने कहा कि जो हम अपना सेब है वो हिमाचल के नाम से भेजते हैं, क्योंकि हिमाचल का सेब, या मैं कहूंगा जेएनके का सेब, एक ब्रांड है। बिल्कुल सही आपने कहा। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जेएनके नंबर 1 है, उसके बाद हिमाचल है, और तीसरा हमारा नंबर आता है। हम कब अपने ब्रांड के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं, ये उत्तराखंड का एप्पल है, ये ऑर्गेनिक एप्पल है, और ये बाकी एप्पल से ज्यादा टेस्टी है? देखिए, मैं इसीलिए जो मैंने बोला, सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने जो बोला ऑर्गेनिक खेती करो, उसके पीछे मूल लॉजिक जो मेरा उद्देश्य है वो यही है। आज हिमाचल इतना आगे पहुंच चुका क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं। क्वांटिटी में तो है जम्मू कश्मीर बहुत आगे, लेकिन क्वालिटी में हिमाचल, हर कोई हिमाचल की बात करता है एप्पल में, हर कोई कश्मीर की बात करता है। उत्तराखंड के एप्पल, लोग बोलते अरे उत्तराखंड में क्या एप्पल होता है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हमने इन दोनों स्टेट को, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ इनको सिखाने वाला ही उत्तराखंड है एप्पल फार्मिंग। खैर, अब स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि हमें उनके नाम पे एप्पल बेचना पड़ रहा है।
हम उत्तराखंड को एप्पल मार्केटिंग में तभी आगे ले जाते हैं जब हम हिमाचल और कश्मीर से अलग करें। अलग कैसे हो सकता है? हिमाचल सैचुरेशन पे है, हिमाचल में मुश्किल से 10 ऑर्गेनिक फार्मर होंगे, हम कहें हम ऑर्गेनिक सेब की फार्मिंग करते हैं, तो हम तब जाके हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सेब की मार्केटिंग को रोक पाएंगे, अपने ब्रांड के नाम पर तभी मार्केट कर पाएंगे जब हम कुछ न कुछ इस कंपटीशन में कश्मीर और हिमाचल के मुकाबले कुछ अलग करेंगे। इसीलिए मैं जो हमने ये शुरू किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एप्पल की, वो इसीलिए किया। अब हिमाचल आज चाहते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना तकरीबन सैचुरेशन पे उनका स्कोप भी नहीं है। जो वो इनऑर्गेनिक कर रहे हैं वही करते जाएंगे। हमारे पास तो आज की डेट में जहां बंजर, हम कहते हैं हमारी जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अगर हम करना चाहें ये बंजर भूमि ही आज हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो हम इस बंजर भूमि का लाभ उठाएं, इसको आबाद करें। तो मैं समझता हूं कि हिमाचल और कश्मीर बहुत पीछे रह सकते हैं। चाहे उत्पादन शुरू में हमारे, क्योंकि हम हमारे किसान नए होंगे, उनके मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अनट्रेंड है, लेकिन ऑर्गेनिक करके मूल्य की दृष्टि से, मुनाफे की दृष्टि से हम उनसे आगे निकल सकते हैं। तो आप दूसरे और हम फार्मर्स को भी ब्रांडिंग भी कर प्रेरित कर सकते रहे हैं, हैं। क्योंकि कश्मीर नहीं कर सकता है एप्पल उसकी ब्रांडिंग ऑर्गेनिक की, हिमाचल के पास भी नहीं है। अगर आज हम करने के ऑर्गेनिक एप्पल उगाना या ऑर्गेनिक कोई भी सब्जियां उगानी या अनाज उगाना, तो उत्तराखंड उन सबसे आगे पहुंच सकता है मार्केटिंग में। और यहाँ का किसान, जब मैं अपने नाम पे उत्तराखंड ऑर्गेनिक है तो मुझे फक्र होता है कि मैं हिमाचल से आगे हूँ। तो ऐसा ही उसका स्वतः ही उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि नहीं, अब मैं उत्तराखंड एप्पल लिखूं। गोपाल जी, एक बात और बताइए, ये नॉलेज जो है आपकी इतनी सारी एप्पल फार्मिंग को लेके, ये दूसरों को भी आप डिसैमिनेट करते हैं, दूसरों के साथ भी साझा करते हैं ताकि वो भी इस तरह के ऑर्चर्ड अपने यहां बना पाए, या कोई आपसे आकर जानकारी हासिल करना चाहे, आपके ऑर्चर्ड को देखना चाहे? सर, पिछले 7 सालों से मैं, आप देखेंगे भी हमारे फेसबुक को या आसपास कहीं भी पता कर लेंगे, मैं प्रतिवर्ष, क्योंकि मैंने इससे पहला यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी थी, और बड़ा लोगों को आपको पता है उत्तराखंड की जो स्थिति है आज की डेट में, अगर हम किसी को कृषि और बागवानी को अपना करियर बनाओ, शायद युवा प्रेरित नहीं होता है, तो मैं प्रतिवर्ष अपने खर्चे से 500, 1000 पौधे, किसी को 10 पेड़, किसी को 20 पेड़ अपने पैसे से ला करके किसान को देता हूँ। आज 250 से 300 मेरे आसपास के किसान जिसके पास फलत में आ गए उनके पेड़, किसी के पास 10 पेड़ हैं, किसी के पास 20 पेड़ हैं, किसी के पास 50 पेड़ हैं। और आज रानीखेत क्षेत्र में जहां एक भी सेब का बगीचा नहीं होता, 8 बड़े बगीचे इस तरह के 1000 1200 पेड़ के 8 बगीचे लग गए हैं। और हर वर्ष अब मेरी इतनी डिमांड आती है कि आप आओ, और मैं प्रतिवर्ष, जैसे आपने पूछा कि भाई आप औरों को करते हैं, मैं प्रतिवर्ष पौध वितरण से लेकर किसानों की फरवरी के महीने में मुफ्त ट्रेनिंग का आयोजन करता हूँ, जो विभाग नहीं करता, इसीलिए बड़े बोल रहा हूँ। आप बता दीजिए विभाग ने ट्रेनिंग के कोई प्रोग्राम करे होंगे? और विभाग को सारा पता, हमने विभाग को भी बुलाते हैं, हमने प्रतिवर्ष मुफ्त में ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं अपने खर्चे पे, हिमाचल से लोगों को बुलाते हैं कि आप हमारे बागवान, क्योंकि 250, 300, 500 बागवान हमने इकट्ठे कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं, और बड़ा उनका रुझान बढ़ रहा है। तो अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, यार जब हम तो सोचते थे होता नहीं, जब गोपाल भाई कर सकता वो क्यों नहीं कर सकते। थोड़ा ये बताइए, कोरिएंडर वाली कहानी भी बता दीजिए जिसमें आपने दर्ज कराया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है साहब। सर, ये सब कुछ हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से। ये तो अभी इतना समय नहीं है, हम जितने भी हमारे पास किसान ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं उन सबको हम यही बोलते हैं कि भाई अब ऑर्गेनिक करो, और ऑर्गेनिक में इतना दम है। ये तो हमने पंतनगर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को भी बोला जो कहते हैं कि ऑर्गेनिक बकवास है। तो हमने कहा ठीक है, आपका अगर रासायनिक खेती कामयाब है, आपके पास तो इतने सारे ICR से लेके जो है यहाँ पर जो है विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र से लेकर के बहुत सारे भारतवर्ष के अंदर IRI है, बताइए इतनी सा। वो कहते हैं आपने क्या इस्तेमाल करा? तो मैंने कहा आप बताओ, रासायनिक खेती आप करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इतना बड़ा आपका धनिया करते हैं? राजस्थान में कोटा क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनिया की खेती हो, तो आप बताइए। विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने कहा हमारा तो मैक्सिमम 3-4 फुट होता है। तो मैंने कहा बताओ, इसका मतलब साफ है कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हो फर्टिलाइजर को, जो ICR रेकमेंड कर रहा है, हम वो नहीं कर रहे। बोला फिर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाय गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 5 और 6 साल जमीन को उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आपने इसको ये काम कर लिया तो मैं समझता हूँ उत्पादन में बड़े से बड़े रिकॉर्ड आप बना सकते हैं, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मैं बहुत ही दावे के अनुभव के साथ इस बात को आपके इस चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। जमीन में जो ताकत जैविक में है, जो गाय के गोबर में है, वो दुनिया के किसी रासायनिक खाद में नहीं है। और जो आप कोरिएंडर की बात कर रहे हैं, कोरिएंडर इसी का नतीजा है। यही मैं बताना सबको, हुआ कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ
कि मैंने ईमानदारी बरती अपनी जमीन के साथ, धरती माता के साथ। कोई रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया, गोबर का। और उसका मुझे धरती माता ने यह वरदान दिया कि मुझे गिनीज बुक तक पहुंचा है, एशिया बुक में पहुंचा, लिम्का बुक में पहुंचा। और सरकार के बहुत सारे, चाहे वो कृषि भूषण हो, चाहे उद्यान पंडित हो, वो सब ऑर्गेनिक की वजह से ही ये सब कमाल हो पाया है। तो कभी यहाँ के कृषि मंत्री आपका फार्म देखने आए कि आपने क्या अलग किया, क्या जबरदस्त प्रयोग किया, कभी देखने आए कोई? सर ये तो बड़ा अच्छा है। मुझे भारतवर्ष के, जब मैंने काम किया भारत के, हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने तो बहुत ज्यादा मेरे लिए ट्वीट भी किया, मुझे बधाई भी दी। और मुख्यमंत्री जी तब थे, उन्होंने भी बोला आपके फार्म पे आएंगे, बट अभी तक कोई कृषि मंत्री तो आया नहीं हमारे प्रदेश का। खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आए ना आए, चलिए हम तो गोपाल कहते जी, हैं कि सीखो अच्छा। एक लाइटर नोट पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और आपने इतने सारे एप्पल हमारे दर्शकों को दिखा दिया, आप खिलाएंगे कभी ऑर्गेनिक एप्पल? सर 15 दिन बाद हम हार्वेस्टिंग करेंगे। चलिए 15 दिन तो बाद आप आपके हार्वेस्टिंग। साथ, हाँ, तो आपका स्वागत। अगर आप आएंगे तो हम समझेंगे, आपके माध्यम से इसको देखेंगे तो कृषि मंत्री जी भी आएंगे। मैंने एक और चीज आपको बता दूं, मुझे बड़ा दुख भी होता है, बट इसलिए बात साझा कर रहा हूं क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इन बातों का खुलासा करना भी बहुत जरूरी है। कुमाऊं क्षेत्र में, पूरे कुमाऊं की बात कर रहा हूं मैं, जी। पहली एप्पल ग्रेडिंग मशीन मैंने लगाई पिछले साल अपने आप। और मैं समझता हूं पूरे उत्तराखंड में 3-4 मशीनें कुछ उत्तरकाशी वगैरह में है। अगर हम इस वाले क्षेत्र को छोड़ दें, कुमाऊं में तो एक भी नहीं है, और सरकार के पास भी खुद एक भी नहीं। उसके हमने कहा उद्घाटन में, मंत्री जी आप आए तब कोई नहीं आया, तो बताइए आप क्या करेंगे, हम लोग कैसे हमारा उत्साह वर्धन होगा? तो आप ही लोग कर सकते हैं। हो चलिए, सकता है लेकिन आपका गोपाल देख जी, के चैनल में हम लोग कभी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने बहुत शानदार काम किया है। आप उत्तराखंड के लिए एक उम्मीद हो, और मैं आशा करता हूं कि इस ऑर्चर्ड के बहाने ये मैसेज जो है वो पूरे उत्तराखंड में आए, पूरे देश में जाए, और हमारे जो साथी है जो नौकरियों की तलाश में भटकते रहते हैं, उनके पास जमीन है, उनके पास पर्यावरण है, जलवायु है, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है एप्पल फार्मिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। और देवभूमि डायलॉग, जैसा कि अमूमन मैंने आपसे कहा, मैं ऐसे लोगों को आपके लिए लेकर आता हूं जो समाज में कुछ अलग हटकर करते हैं, और उनके काम को देखकर दूसरे लोग जो है उस काम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपने उत्तराखंड को संवारना चाहते हैं, हम अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन जैसे लोगों से हमें सीखना पड़ेगा। और अगर कभी आप इनका ऑर्चर्ड देखना चाहते हैं तो आप उस जगह पे जा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम JNK और हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड भी तैयार हो रहा है एप्पल फार्मिंग को लेकर, और वो दिन दूर नहीं जब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक एप्पल के रूप में उत्तराखंड वापस अपनी पहचान बना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास पेशकश को देखने के लिए।